हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक लॉ इजी। फ्रेंड्स, अभी मैं डिस्कस करने वाली हूँ ट्रेस पास की, जो मैं सीरीज कंटिन्यू करूंगी और इसमें मैं ट्रेस पास का पार्ट 3 पढ़ा रही हूँ। और इसमें आपको दो दो तीन टॉपिक आपके मेन कवर हो जाएंगे। एक है आपका कि हाउ ट्रेस पास इज कमिटेड, ओके, और इसके अलावा कि एसेंशियल कंडीशंस क्या क्या होती हैं ट्रेस पास की, और साथ ही साथ में आपका जो प्लेंटिफ होता है उसको क्या रेमेडीज अवेलेबल होती हैं। तो इन तीन हेडिंग्स को मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि हाउ ट्रेसपास इज कमिटेड। तो जब हम बात करते हैं कि ट्रेसपास किस तरीके से कमिट किया जा सकता है, तो इसमें आपके तीन तरीके हैं जिसके जरिए आपका ट्रेसपास कमिट किया जा सकता है। एक तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका ट्रेसपास बाय रॉन्गफुल एंट्री। अगर हम बात करें कि ट्रेसपास बाय रॉन्गफुल एंट्री, तो ये होता क्या है? ट्रेसपास बाय रॉन्गफुल एंट्री जो है उसका मतलब क्या है आपका कि इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ट्रेसपास। तो सबसे पहले जितनी भी हम ट्रेसपास की फॉर्म्स पढ़ते हैं उसमें सबसे कॉमन फॉर्म होती है आपकी ये ट्रेसपास की। इट इज अ it is the wrongful entry by the defendant on the plaintiff's land। तो बेसिकली wrongful entry, trespass by wrongful entry जो होती है वो होती क्या है? डिफेंडेंट के जरिए प्लेंटिफ देखिए किसके लिए यूज करते हैं? जो जो सफर करता है या जिसको इंजरी होती है, फाइन। और डिफेंडेंट कौन होता है? कि जिसकी वजह से इंजरी होती है, ठीक है ना। तो जब डिफेंडेंट आपका प्लेंटिफ जो है उसके लैंड में रॉन्गफुल तरीके से, गलत तरीके से एंट्री करता है, तो इसे हम कहेंगे ट्रेसपास बाय रॉन्गफुल एंट्री। A slightest crossing of the boundary is sufficient, like putting one's hand through another window or sitting on a fence। तो बेसिकली ये आपका ये जो रॉन्गफुल एंट्री वाली ट्रेसपास की हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या है कि छोटी से छोटी जो बात है वो भी आपका ट्रेसपास हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक पर्सन है, वो दूसरे पर्सन की जो खिड़की है उससे हाथ अंदर डालने की कोशिश कर रहा है, या फिर उसकी जो फेंस है, उसकी जो बाउंड्री है उसमें जाके बैठ जाता है, तो इसे भी आपका, और ये जो मतलब उसकी फेंस में बैठ रहा है या फिर उसकी बाउंड्री में बैठ रहा है या फिर उसके घर में एंटर होने की कोशिश कर रहा है या खिड़की से हाथ अंदर डाल रहा है, तो ये सारा जो है अगर उसकी परमिशन के बिना हो रहा है, मतलब जिसका वो घर है, जिसका वो लैंड है, तो इसे हम ट्रेसपास बाय रॉन्गफुल एंट्री मानेंगे। अब बात करते हैं दूसरी फॉर्म क्या होती है? ट्रेसपास बाय रिमेनिंग ऑन द लैंड। अब यहाँ पर क्या है, मैं आपको पहले थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देती हूँ उसमें कि इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि एक पर्सन है, वो दूसरे पर्सन जो है उसके लैंड जो है उसमें क्या करता है? एंट्री करता है, लॉफुल एंट्री करता है। लॉफुल एंट्री का मतलब क्या है? कि जिसका वो लैंड है उसने ही परमिशन दी है या लाइसेंस दिया है कि हाँ भाई तुम मेरे उसमें लैंड में जा सकते हो या उसमें एंट्री कर सकते हो। पर मान लीजिए कि जिस पर्सन को वो परमिशन मिली है वो वहां पर जाता तो लॉफुली है, बट फिर वो वहीं पर रहता है, या मतलब उसी जो लैंड है उसमें आपका रहने लग जाता है बिना किसकी परमिशन के, उस पर्सन उस मतलब जिसके पोजेशन में वो प्रॉपर्टी है उसकी परमिशन के बिना। या फिर हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई एक पर्सन है, उसने दूसरे पर्सन को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अपने लैंड में एंट्री अलाउ की है, ठीक है ना। तो ये तो लॉफुल एंट्री हो जाएगी। मान लीजिए उसने बोला कि ठीक है आप मतलब 2 दिन में आप वहां जा सकते हो, 2 दिन तक का टाइम है, 2 दिन से पहले पहले आपको वो जगह छोड़नी पड़ेगी। पर वो जो पर्सन है जिसने परमिशन ली थी वो क्या करता है कि 2 दिन उसका मतलब जो उसका लाइसेंस का टाइम पीरियड है वो खत्म हो गया, पर उसके बाद भी वो वहां पर रह जाता है, मतलब उस जगह को नहीं छोड़ता है। तो इसे हम कहेंगे ट्रेसपास बाय रिमेनिंग ऑन दी लैंड, और ये एक तरीके से अनलॉफुल है। तो चलिए इसको रीड कर लेते हैं। It means that if a person enters lawfully on the land which is in the possession of another and remains there unlawfully after his right of entry cease। मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन के लैंड में एंट्री तो लॉफुली करता है, ठीक है ना, और ये लैंड किसी और के पोजीशन में है, पर वहां पर अनलॉफुली रह जाता है। कब रह जाता है? जब उसका वहां पर रहने का जो राइट है, राइट ऑफ एंट्री जो है वो खत्म हो जाता है उसके बाद भी। Thus, if a person possess a license of the occupier to enter in a land
but fails to leave the premises after the license validity expires, then he will be liable as a trespasser. तो इसमें इन्होंने वही बात की है जो मैंने आपको पहले समझा चुकी हूँ कि मान लीजिए कि एक पर्सन जो है उसके पास में लाइसेंस है ऑक्यूपायर ऑफ द लैंड, या हम क्या, हाँ, ऑक्यूपायर ऑफ द लैंड या पोजेसर ऑफ द लैंड, जिसके पास में लैंड का पोजेशन है कि लैंड पे वो एंटर कर सकता है, बट फेल, पर वो पर्सन जो है जिसने एंट्री करी है, लॉफुल एंट्री करी है, वो उस प्रीमिसेस को छोड़ने में फेल हो जाता है जब लाइसेंस वैलिडिटी खत्म हो जाती है, तो उसको हम ट्रेसपासर ही मानेंगे। थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है आपकी ट्रेसपास बाय प्लेसिंग थिंग्स ऑन द लैंड। It is a trespass to cause any physical object to cross the boundary of the plaintiff's land or even to come into the physical contact with plaintiff's land, even though there may be not crossing of the boundary. तो बेसिकली क्या होता है, इसको हम इस तरीके से समझ लेते हैं कि मान लीजिए एक पर्सन है, वो दूसरे पर्सन के जो लैंड है, ठीक है ना, उसमें किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट को रख देता है। मान लीजिए उसने पत्थरों का ढेर रख दिया वहां पर, ठीक है ना, या कचरा उसने वहां पर फैला दिया, ठीक है ना, या क्या करा उसने कि जो उसका नेबर है उसकी वॉल के अगेंस्ट ही कचरे का ढेर लगा दिया, तो ये सारी चीजें जो है वो आपका ट्रेसपास माना जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि एसेंशियल कंडीशंस क्या हो सकती हैं ट्रेसपास की। In action for trespass, the plaintiff must prove the following two things. अगर plaintiff को trespass के लिए कोई action लेके आना है, या हम कह सकते हैं कि उसको कोई उसके लिए एक्ट परफॉर्म करना है या किसी को स्यू करना है, तो उसके लिए उसको दो चीजें जो है वो उसको प्रूफ करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो उसे ये प्रूफ करना पड़ेगा that he was in actual possession of the land at the time of the trespass. मतलब जिस समय ट्रेसपास हुआ था उस टाइम पे वो उस लैंड के एक्चुअल पोजेशन में था, मतलब उस लैंड का एक्चुअल लॉफुल पोजेशन उसके पास में था। He must have effective possession and not mere user. तो ये बात भी बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि उसके पास में इफेक्टिव और लॉफुल पोजेशन होना चाहिए, ठीक है ना, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए कि किसी पर्सन को सिर्फ लैंड यूज करने के लिए दिया है तो उसको पोजेसर ऑफ द लैंड नहीं माना जाएगा, ऑक्यूपायर ऑफ द लैंड नहीं माना जाएगा। इट इज इमैटेरियल वेदर हिज पोजेशन इज राइटफुल और रॉन्गफुल। तो बेसिकली यहाँ पर देखिए एक कंडीशन उन्होंने बोला है कि वैसा तो जनरली लॉफुल पोजेशन होना चाहिए, पर अगर वो पोजेशन राइटफुल हो या रॉन्गफुल हो ये बहुत ज्यादा इसकी मैटर नहीं करता है, बस उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसका वो उस समय एक्चुअल पोजेशन में था जिस टाइम पे लैंड में ट्रेसपास किया गया। सेकंड कंडीशन क्या है कि देयर मस्ट बी डायरेक्ट इंटरफेरेंस विद द पोजेशन ऑफ हिज लैंड। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी और के लैंड में आपका कोई पर्सन अगर घुसने की कोशिश करता है तो आप उस पर केस कर दोगे या उसे सू कर दोगे या उसे ट्रेसपासर की तरह करोगे, मतलब डील करोगे उसके साथ में। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या हो सकता है कि जो एक्चुअल में जिसके पास में पोजेशन है लैंड का, ठीक है ना, उसी के लैंड में डायरेक्ट इंटरफेरेंस होना चाहिए। दो देयर इज नो नीड टू प्रूव एक्चुअल डैमेज सिंस ट्रेसपास इज एक्शनेबल पर सी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसको बस ये प्रूव करना है कि वो एक एक्चुअल पोजीशन में है लैंड के, दूसरा उसके जो लैंड है जिसके वो पोजीशन में है उसमें डायरेक्ट इंटरफेरेंस होना चाहिए। और इस केस में आपको मैंने पहले बता दिया कि जो ट्रेसपास होता है वो एक्शनेबल पर सी होता है, मतलब इसमें डैमेज का प्रूफ शो करने की जरूरत नहीं होती है। नाउ अब तीसरा जो हेडिंग है वो है कि प्लेंटिफ को क्या रेमेडीज अवेलेबल होती हैं। प्लेंटिफ जो होता है उसको क्या रेमेडीज अवेलेबल होती हैं किसके रिगार्डिंग, जो डिफेंडेंट होता है उसके अगेंस्ट, मतलब क्या रेमेडीज उसको मिल सकती है। सबसे पहले ही मे ब्रिंग एन एक्शन अगेंस्ट अ रॉन्ग डूअर। सबसे पहले तो जो रॉन्ग डूअर है, मतलब जिसने गलत किया है, जो ट्रेसपासर है, उसके अगेंस्ट वो कोई एक्शन लेके आ सकता है। दूसरा, ही मे फोर्सिबली डिफेंड हिज पोजेशन। वो अपने पोजेशन को क्या कर सकता है, डिफेंड कर सकता है। फाइन, वो अपने पोजीशन को फोर्सिबली, मतलब उसमें फोर्स अप्लाई करके उसको डिफेंड कर सकता है, बचाने की कोशिश कर सकता है। दूसरा कि और फोर्सिबली इजेक्ट हिम आउट, और वो ये भी कर सकता है कि जो ट्रेसपासर है उसको फोर्स के साथ में वहां से निकालने की कोशिश कर सकता है, मतलब वो ट्रेसपासर के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकता है। और तीसरा क्या है आपका
कि he may obtain an injunction to restrain a continuing or a threatened trespass। मतलब वो कोर्ट से ऑर्डर लेके आ सकता है, कोर्ट से कोई इंजंक्शन लेके आ सकता है ताकि जो ट्रेसपासर है वो फर्दर आपका जो उस लैंड है उसमें आपका ट्रेसपास ना कर सके। तो फ्रेंड्स ये हमारा इसका एक 2-3 टॉपिक मैंने और कवर कर दिए हैं। इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें ट्रेसपास की जो डिफेंसेस होती हैं अवेलेबल, मैं उसके रिगार्डिंग बात करूंगी। तो ट्रेसपास के जो पार्ट 4 है उसमें मिलते हैं आपसे। टिल देन बाय बाय। और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।